अब देखिए, हम 85% इनकम का भी क्या कर सकते हैं, एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। इसको आपको पर्पस बताना पड़ेगा, आपको किस पर्पस के लिए आप एक्यूमुलेट कर रहे हो। 11(5) मोड्स में इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पीरियड बताना पड़ेगा, और ये पीरियड किससे ज्यादा नहीं हो सकता, 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये आज की एप्लीकेशन मान ली जाएगी। तो वेयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द इनकम अप्लाइड फॉर चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेज या इनकम डीम्ड टू हैव बीन अप्लाइड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेज फॉल्स शॉर्ट ऑफ 85% of the income derived from property held under trust, then the trust may accumulate or set apart such income. ट्रस्ट क्या कर सकती है, एक्यूमुलेट कर सकती है एंड सेट अपार्ट सच इनकम और फॉर एप्लीकेशन फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस। अब द इनकम सो एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट शैल बी एग्जेम्प्ट ओनली इफ, ये जो इनकम जो आप एक्यूमुलेट और सेट अपार्ट कर रहे हो ये एग्जेम्प्ट तभी होगी इफ सच पर्सन फर्निशेज अ स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, if such person furnishes a statement in prescribed form and in prescribed manner to the assessing officer, ये स्टेटमेंट देगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में एओ को कि ये मेरा पर्पस है, इस पर्पस के लिए मैं ये इनकम एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, इस पीरियड के लिए इनकम एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, और ये पीरियड किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन सेक्शन 11(5) मोड्स, पैसे को 11(5) मोड्स के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और ये स्टेटमेंट जो आपको फर्निश करना है, स्टेटमेंट आपको फर्निश करना है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, स्टेटमेंट आपको फर्निश करना है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, अब अगर यही यहां इस 5 साल के पीरियड में अगर सपोज कोई स्टे आ गया कोर्ट का या इंजंक्शन आ गया कोर्ट का, तो वो वाला पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा। अब देखिए, यदि एक्यूमुलेटेड इनकम ऑफ ट्रस्ट इज अप्लाइड फॉर पर्पसेज other than charitable or religious purposes or to the objects for which the first regime entities are established, यानी आप चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस के लिए के अलावा उसको अप्लाई कर दिया है आपने, तो जिस भी ईयर में आपने अदर पर्पसेस के लिए अप्लाई किया है उस साल की वो इनकम मान ली जाएगी। देन सच इनकम शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ सच पर्सन इन द कंसर्न प्रीवियस ईयर इन विच इट इज अप्लाइड फॉर पर्पसेस अदर देन चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस, या इट सीजेस टू बी एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट फॉर एप्लीकेशन, it ceases to be say accumulated or set apart for application, तो then ये इनकम मान ली जाएगी, it will be deemed to be the income of the person in the previous year in which the income so ceases to be say accumulated or set apart। तो जब भी कंडीशन की वायलेशन हो रही है उस साल की इनकम मान ली जाएगी। या it ceases to remain invested or deposited in forms or modes specified under 11(5), ठीक है, then it will be deemed to be the income of the person of the previous year in which the income so ceases to remain invested or deposited as per the modes under 11(5), या फिर it is not utilized for the purposes for which it is so accumulated or set apart, it is not utilized for the purposes for which it is accumulated or set apart during the period specified under the statement of the accumulation, it is not utilized for the purpose for which it is accumulated or set apart। तो यहां क्या हो जाएगा, such income shall be deemed to be the income of such person of the previous year being the last previous years of the period in which the income is so accumulated or set apart। यानी 5 साल का पीरियड अगर आपने दिया था और 5 साल के पीरियड में आप उसको अप्लाई नहीं कर पाए, 5 साल के लिए बोला था, तो 5वें साल में क्या हो जाएगी, चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी। या 85% एक्यूमुलेशन में से भी अगर आपने किसी दूसरी ट्रस्ट को दान दे दिया 12AB में या 1023C 4, 5 या 6 और 6 में जो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस है उनको दान दे दिया, उनको क्रेडिट कर दिया, उनको ये पेमेंट कर दिया, द सेम इज क्रेडिटेड और पेड टू एनी फंड और ट्रस्ट अंडर 12AB या 1023C 4, 5, 6 और 6 से, तो ये मान ली जाएगी इनकम, इट विल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द ईयर इन विच इट्स सो क्रेडिटेड और पेड। अब यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ अगर सपोज कीजिए ट्रस्ट ने बोला कि भाई हम क्या कर रहे हैं, एक ओल्ड एज होम बनवाएंगे, उसके लिए एक्यूमुलेट किया, पर ओल्ड एज होम नहीं बना के अब विद इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रस्ट डीड ये ऑर्फनेज बना सकते हैं, एओ उसके लिए परमिट कर सकता है, पर एओ कैन नॉट परमिट द ट्रस्ट टू मेक पेमेंट टू
अदर चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, ये सिर्फ तभी कर सकते हैं व्हेन द ट्रस्ट स्टैंड्स डिजॉल्व। अगर ट्रस्ट डिजॉल्व होएगी तभी ये दूसरे इंस्टीट्यूशंस को डोनेशंस जो दी जा रही है, पेमेंट किया जा रहा है, वही तभी एप्लीकेशन मानी जाएगी, अदरवाइज उसको एप्लीकेशन नहीं माना जा सकता है। उसके बाद देखिए जो बिजनेस अंडरटेकिंग है, बिजनेस अंडरटेकिंग है 11(4) बोल रहा है, कैन बी प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। जो बिजनेस अंडरटेकिंग है वो प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है। अब यहाँ पे एक तो चैरिटेबल पर्पस में एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी का बात तो आपको ध्यान में रखना है कि बिजनेस रिसीट किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 20% ऑफ टोटल रिसीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो तो एक अलग चीज़ चल रही है साथ साथ। अब बिजनेस अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है। अगर असेसिंग ऑफिसर कंप्यूट करता है इनकम ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग, ये असेसिंग ऑफिसर कंप्यूट करता है इनकम ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग इन एक्सेस ऑफ द इनकम शोन इन बुक्स, इन एक्सेस ऑफ द इनकम शोन इन बुक्स, यानी जो बुक्स में जो इनकम शो कर रही है उससे ज्यादा ये बताता है तो ये बोल दिया जाएगा सच एक्सेस शैल बी डीम्ड not to have been applied for charitable or religious purposes। ठीक है, और चैरिटेबल और से रिलीजियस पर्पसेस। अब यहां पे बेसिकली 11(4) बोल रहा है जो बिजनेस है, बिजनेस मस्ट बी इंसिडेंटल और अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रस्ट, और सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है मेंटेन करने पड़ेंगे। तो एओ ने अगर इनकम कंप्यूट कर दी इन एक्सेस ऑफ द इनकम शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ये मान लिया जाएगा कि द इनकम हैज नॉट बीन अप्लाइड फॉर से चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस। बेसिकली बिजनेस होना चाहिए इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रस्ट, और सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन फॉर द सेम। अब सेक्शन 11(5) के अंदर इन्होंने क्या है ये मोड्स बता रखे हैं, वेरियस मोड्स, जिसमें 11(5) में अपने को इन्वेस्टमेंट करना है। 85% की जो एक्यूमुलेशन है या 15% जो आपकी एक्यूमुलेशन है वो आपको 11(5) मोड्स के अंदर करनी है। जहाँ तक 15% की बात है उसमें कंडीशन नहीं बता रखी है, तो ये 11(5) मोड्स की एक्यूमुलेशन है। उसके बाद देखिए अपने को एग्जेम्पशन जो 11 और 12 का मिलेगा, एग्जेम्पशन जो 11 और 12 का मिलेगा वो कब मिल रहा है? पहली बात तो ट्रस्ट क्या होनी चाहिए? रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ट्रस्ट क्या होनी चाहिए? रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर सेक्शन 12(a)(b). दूसरी बात है उसको मेंटेन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको मेंटेन करना है क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और उसको क्या करानी है? ऑडिट करानी है। अगर उसकी इनकम बिफोर अलाउिंग एग्जेम्पशन अंडर 11 एंड 12 एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तीसरी बात ये है कि ट्रस्ट को अपना रिटर्न ऑफ इनकम 139(4)(a) के अंदर भेजना है ऑन और बिफोर ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1). ठीक है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर 139(1). तो देखिए एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन, एन एप्लीकेशन for registration of trust or institution, the same must be made in prescribed form to the principal commissioner or commissioner, और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन क्या है? रजिस्टर्ड हो। इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन जाती है, अभी पूरा 12(a)(b) के अंदर पूरा प्रोसीजर दे रखा है। दूसरी बात है यदि टोटल इनकम ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन विदाउट गिविंग द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर 11 और 12 एक्सीड कर रही है किससे? टोटल इनकम ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन विदाउट गिविंग एग्जेम्पशन ऑफ सेक्शन 11 एंड 12 एक्सीड कर रही है किससे? मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से। तो क्या है? द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स दे हैव टू बी केप्ट एंड मेंटेन्ड इन सच फॉर्म एंड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। उनको क्या है? ऑडिट कराना पड़ेगा बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, और क्या है? उसकी रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ेगी, ऑडिट रिपोर्ट स्पेसिफाइड डेट के पहले।
ये आपको ऑडिट रिपोर्ट क्या है फर्निश करनी है। उसके अलावा मैंडेटरी रिटर्न है, मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, दैट इज पर्सन इन रिसिप्ट ऑफ द इनकम मस्ट फर्निश क्या, रिटर्न ऑफ इनकम, उसको अपना रिटर्न ऑफ इनकम भेजना है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139(4)(a) विद इन द टाइम अलाउड अंडर दैट सेक्शन। अब यहाँ पे जो ट्रस्ट हैं, जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट थी उनके लिए री रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस थे, उनके लिए री रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस थे, और जो नई ट्रस्ट है उनको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो अब ये सब चीज क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिकली होगी, और इनकी सब टाइमलाइंस इन्होंने क्या स्पेसिफाई कर रखी है। तो देखिए, अगर कोई री रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यानी पहले से ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, उसका री रजिस्ट्रेशन कराना है 1 अप्रैल 2021 को के से उनको रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देनी है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट, री रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस या फंड्स विच वर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर 12A और 12AA, उनको क्या है प्रायर टू 1/4/2021, तो दे हैव टू मेक एन एप्लीकेशन विद इन 3 months फ्रॉम 1 अप्रैल 21, 3 महीने के अंदर एप्लीकेशन देनी है। तो वैसे तो इफेक्टिव डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन 30/6/2021 आ रही है, परंतु इसको एक्सटेंड कर दिया था अप टू 31/3/22, इसको एक्सटेंड कर दिया था 31/3/22 तक, ठीक है। उसके अलावा अगर और भी लेट हो गए तो डिले कंडोन कर दी थी CBDT ने, कंडोन द डिले अप टू 25/11/22। तो ये तो एक फॉर्मेलिटी की बात है। उसके बाद मतलब आपको ये टाइमलाइंस तो दे रखी हैं। अब कितने टाइम के अंदर ये ऑर्डर पास करेगा प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, ये 3 महीने के अंदर ऑर्डर पास कर देगा। जिस भी महीने में एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिकली लगी, उस महीने के एंड से 3 महीने के अंदर ऑर्डर पास कर देगा। हाँ, और फिर ये ट्रस्ट क्या है, रजिस्टर्ड मान ली जाएगी। असेसमेंट ईयर फ्रॉम विच द रजिस्ट्रेशन वॉज ग्रांटेड, अर्लियर वॉज ग्रांटेड, उस समय से क्या है ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड मान ली जाएगी, और बेसिकली वैलिडिटी पीरियड इसका क्या रहेगा, 5 साल रहेगा। अब जो ट्रस्ट थी जिन्होंने 12AB में अब रजिस्ट्रेशन करा लिया, उनकी देखते रहे वैलिडिटी एक तरह से क्या रहती है, 5 साल रहती है। उन लोगों को भी वापस से क्या है 5 साल बाद अप्लाई करना है रिन्यूअल के लिए। तो रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है 12AB में और जिसका 5 साल का पीरियड इज अबाउट टू एक्सपायर, तो उनको अप्लाई करना है एटलीस्ट 6 months प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द 5-year पीरियड। 5 साल पहले, जब 5 साल का जो पीरियड एक्सपायर हो रहा है, सपोज करो 2028 में उनका 5 साल का पीरियड एक्सपायर हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो 2028 31 मार्च 2028 को 5 साल का पीरियड एक्सपायर हो रहा है, तो उसके 6 महीने पहले उनको क्या है अप्लाई करना पड़ेगा। और जब ये अप्लाई कर देंगे उसके 6 महीने के अंदर, विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड, आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ, वो ट्रस्ट को रजिस्टर करेंगे आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द एक्टिविटीज एंड कंप्लायंस ऑफ द अदर लॉज एज आर मटीरियल फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, अचीविंग द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके लिए जो प्रिंसिपल कमिश्नर है नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, नेसेसरी इंक्वायरीज कर सकता है, और अगर उसको लगता है कि भाई ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन नहीं देना चाहिए तो फिर उस केस के अंदर उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है उसकी एप्लीकेशन को। ठीक है, एंड उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है आफ्टर गिविंग द कंसर्न पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। पर अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, अप्रूवल मिल गई इसकी, तो ये 5 साल के लिए वैलिड रहेगी। और जब भी आपने एप्लीकेशन दी तो इमीडिएटली फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द एप्लीकेशन इज मेड। इसी हिसाब से अब कोई नई ट्रस्ट है, न्यू ट्रस्ट, तो उसको क्या है एक बार प्रोविजनल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन मिलता है विदाउट इंक्वायरी, प्रोविजनल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन मिलता है, जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड 3 साल रहती है। तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को इनको क्या कराना पड़ेगा, फाइनल कराना पड़ेगा। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन हो रहा है वेयर द ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन, फाइनल रजिस्ट्रेशन हो रहा है वेयर द ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन इज से प्रोविजनली रजिस्टर्ड, वेयर द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज प्रोविजनली रजिस्टर्ड। इनको अप्लाई करना है क्या, इनको अप्लाई करना है एटलीस्ट 6 months प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, एटलीस्ट 6 months
prior to the expiry of provisional registration या within 6 months of the commencement of the activities which are earlier. At least 6 months prior to the expiry of the provisional registration or say within 6 months of the commencement of the activities which are say earlier. ठीक है, या 6 महीने फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्टिविटी, एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन या विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्टिविटी, जो भी दोनों में से पहले हो, इनको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है. ये भी 5 साल के लिए अप्रूवल रहेगा. और बेसिकली ये जो प्रोविजनली रजिस्टर्ड है उसके लिए ये जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, फाइनल रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ द असेसमेंट ईयर्स फॉर विच इट इज वॉज से प्रोविजनली रजिस्टर्ड. अब अगर सपोज कीजिए इन्होंने 12AB में रजिस्टर्ड थे, फिर ये चले गए 1023C में, अब ये वापस से आना चाहता है 12AB में, तो ये अपने 12AB के रजिस्ट्रेशन को रिवाइव कराना चाह रहे हैं. टू रिवाइव से इन ऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, टू रिवाइव इन ऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ ग्रांट ऑफ अप्रूवल अंडर 1023C या 1046. तो यहां पे एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द असेसमेंट ईयर फ्रॉम विच द सेड रजिस्ट्रेशन इज सॉट टू बी मेड ऑपरेटिव, जब से रजिस्ट्रेशन ऑपरेटिव होना है. ठीक है, और यहां भी ये टाइमलाइन इसकी भी 5 साल रहेगी बेसिकली. और यहां भी असेसमेंट ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर जब एप्लीकेशन लगाई गई. अगर ट्रस्ट ने अपने ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई कर लिया तो इसको वापस से 30 दिन के अंदर फ्रॉम द मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगानी है, कि इसको वापस से देखना पड़ेगा कि ये मॉडिफिकेशन जो किया है वो सही है या नहीं है. तो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन that has adopted or undertaken modification of the objects which do not conform to the conditions of registration, कितने टाइम के अंदर अप्लाई करना है? within a period of 30 days from the date of the said adoption or modification. और उस केस के अंदर ये भी 5 साल के लिए प्रभावी हो जाएगा एक तरह से. और असेसमेंट ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर in which modification is say made. In any other case जो first time registration कराना है तो at least 1 month prior to the commencement of the previous year relevant to the assessment year for which registration is sought. और ये registration दे दिया जाएगा 1 महीने के अंदर provisional basis पे without detailed inquiry. provisional basis पे दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, without detailed inquiry. इसकी validity रहेगी 3 साल तक. and assessment year immediately following the financial year in which the application is made. तो अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिकली जो प्रिंसिपल कमिश्नर है या कमिश्नर है, दे विल कॉल फॉर डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन एज अ केस में भी. ठीक है, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द एक्टिविटीज. फाइनल जो रजिस्ट्रेशन है, फाइनल रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, ये प्रोविजनल की बात नहीं कर रहे हैं. उसके बाद ये सेटिस्फाई हो जाएंगे तो फिर इसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा. और अगर कोई रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसल भी किया जा सकता है. एक तो जो असेसिंग ऑफिसर है उसने ये अप्रूविंग अथॉरिटी को बोल दिया कि भाई यहाँ वायलेशन हुए हैं सब्जेक्ट टू विच 11 और 12 का, तब ये कैंसल किया जा सकता है. या स्पेसिफाइड वायलेशंस के कारण से प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर खुद क्या कर सकता है? कैंसल कर सकता है. या रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी से ये पता चलता है कि भाई उसका केस सेलेक्ट किया गया हो. तो व्हाट आर द सिचुएशंस जब ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है? व्हाट आर द सिचुएशंस जब ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है? तो देखिए, द रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड जब यहां पे प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर हैज नोटिफाइड occurrence of one or more specified violations. Principal commissioner has noticed occurrence of one or more specified violations during any previous year. ठीक है,
या फिर क्या है, जो प्रिंसिपल कमिश्नर हैज रिसीव्ड अ रेफरेंस फ्रॉम ईओ, प्रिंसिपल कमिश्नर हैज रिसीव्ड अ रेफरेंस फ्रॉम एन ईओ अंडर 143(3) प्रोविजो, सेकेंड प्रोविजो, टू विड्रॉ द अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन ड्यू टू अकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड वायलेशन। या फिर क्या है, सच केस हैज बीन सेलेक्टेड in accordance with the risk management strategy formulated by board from time to time for the previous year. स्पेसिफाइड वायलेशंस क्या है, पहले ये देख लो। स्पेसिफाइड वायलेशंस क्या हो गए, यहां पे वेयर एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, वेयर एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम से प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होनली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस हैज बीन अप्लाइड फॉर अदर ऑब्जेक्ट्स, यानी इनकम को आपने अप्लाई कर दिया है अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए, इनकम को अप्लाई कर दिया है अदर देन द ऑब्जेक्ट्स फॉर द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन देयर। तो कहने का मतलब क्या है, वेयर एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड इन द ट्रस्ट होनली फॉर चैरिटेबल और होनली फॉर रिलीजियस पर्पसेस हैज बीन अप्लाइड अदर देन फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। दूसरा क्या हो गया, द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स which are not incidental to the attainment of the main objectives of the trust, यानी प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस है जो कि इंसिडेंटल नहीं है, या सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड बाय सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। अगर प्रॉफिट्स एंड गेन्स कैरी ऑन कर रही है, बिजनेस कैरी ऑन कर रही है, एंड बिजनेस इवन इफ इट इज इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रस्ट। या फिर क्या है, जो 13 में अपन ने वायलेशन देखे या देखेंगे आगे, द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज अप्लाइड part of its income for the benefit of say private religious purposes के लिए अप्लाई कर दिया है, which does not inure for the benefit of the public। या फिर क्या है, trust has been created, charitable trust has been created for particular religious community और caste, SC, ST, OBC, women और children इसमें नहीं है, SC, ST, OBC, women और children नहीं है। फिर देखिए, any activity of the trust or institution is not genuine, या any activity being carried out by trust or institution is not genuine or is not being carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which was registered। ठीक है, any activity being carried out by trust or institution is not genuine या is not carried out in accordance with the all the conditions subject to it which was registered। या फिर क्या है, किसी दूसरे लॉ के तहत ट्रस्ट ने वायलेशन किया और उसका ऑर्डर आ गया है, तो उस केस के अंदर कि भाई ये वायलेशन हुआ है और ये मैटर फाइनलिटी अटेन कर चुका है और डिस्प्यूटेड नहीं है, तो उस केस के अंदर क्या है, ये स्पेसिफाइड वायलेशंस हैं जहां ये रजिस्ट्रेशन क्या है, कैंसिल किया जा सकता है। तो क्या प्रोसीजर रहेगा, ये तो बट नेचुरल है, जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो यू विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो द प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर शैल कॉल फॉर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन एंड मेक नेसेसरी इंक्वायरी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई कि ये ऊपर के वायलेशंस, स्पेसिफाइड वायलेशंस हुए हैं नहीं हुए, अकरेंस ऑफ एनी ऑफ दी स्पेसिफाइड वायलेशन, एंड पास एन ऑर्डर इन राइटिंग, या तो कैंसिल कर देगा रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट या pass an order in writing refusing to cancel the registration as a case may be, and forward the copy, ये ऑर्डर की कॉपी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा किसको, असेसिंग ऑफिसर को और टू द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। कितने टाइम के अंदर ऑर्डर देना है, जब भी फर्स्ट नोटिस दिया गया कि क्यों नहीं आपका ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए, उस क्वार्टर के एंड से 6 मंथ्स के अंदर ये देना है। तो देखिए, the order shall be passed before the expiry of a period of 6 months calculated from the end of the quarter in which the first notice is issued by the principal commissioner or commissioner calling for any document or information or making the inquiry। तो ये अभी अपन ने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी साथ साथ डिस्कस कर लिए। अब एक है सेक्शन 13 फॉरफीचर ऑफ एग्जेम्पशन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे।